तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम इसका कुछ रिवीजन करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस टेस्ट के बेसिस पे करेंगे। तो एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। तो ये हो गया एसिड का टेस्ट के ऊपर। और जैसे आपको अगर चेक करना है तो चेक कर सकते हो। जैसे कि एसिड के एग्जांपल देता हूँ आपको। सिट्रिक एसिड हो गया, विनेगर वगैरह हो गया, ठीक है। और बेस का हो गया आपको चूना वगैरह हो गया, जो पान वाले यूज़ करते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है लिटमस। लिटमस टेस्ट जो नेक्स्ट है वो है लिटमस टेस्ट के बेसिस पे। तो जो एसिड है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड टू ब्लू। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आयंस के बेसिस पे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। तो जो एसिड होते हैं वो एसिड गिव्स एसिड को सोल्यूशन में मिक्स करोगे तो वो एच पॉजिटिव आयन देगा, और जो बेस होते हैं वो एस आयन रिलीज करेगा। तो ये हो गया एसिड एंड बेस का डिफरेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स काफ़ी तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। जो पहला तरीका है वो है नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या आते हैं, जैसे अभी हमने बात किया था लिटमस। लिटमस पेपर भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। और जैसे टर्मरिक, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे कि टर्मरिक को हम ना किसी कपड़े पे ना उसका पेस्ट लगा लेते हैं, और हम उसके ऊपर एसिड, मतलब एसिड का कुछ भी सोल्यूशन लगाते हैं तो नो कलर में कुछ चेंज नहीं आएगा। बट अगर हम उस पर सोप वगैरह, सोप एक बेस है, या कोई और बेस उस पर ऐड करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाएगा। तो ये बात होगी नेचुरल की। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें आता है फिनोप्थिलीन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है, और भी बहुत आते हैं। लेकिन मेनली मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन का ही पूछा जाता है। तो जो फिनोप्थिलीन है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। अगर तुम इसमें एसिड ऐड करोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, जैसे टर्मरिक में कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन अगर इसको बेस का ऐड करोगे तो वो पिंक कलर देगा, ठीक है। अब आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज को अगर तुम एसिड के साथ कॉन्टैक्ट में लाओगे तो वो रेड कलर देगा, और बेस के साथ लाओगे तो वो येलो कलर देगा। तो इसकी ना एक ट्रिक भी है मिथाइल ऑरेंज की, कि माई एप्पल इज़ रेड एंड बनाना इज़ येलो। ए से एसिड और आर से रेड, ठीक है। और माई बनाना इज़ येलो, बी से बनाना, बी से बेस, एंड वाई से येलो, ठीक है। तो ये हो गया सिंथेटिक। तो जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर में पीएच पेपर आता है एक, ठीक है। पीएच पेपर कुछ नहीं, सिंपल एक पेपर होता है, ऐसे पेपर की स्ट्रिप टाइप होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। तो पी को बोलते हैं पोटेंट, और एच फॉर हाइड्रोजन। इसमें मतलब हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ चेक करते हैं इससे हम। तो इस ये तो हो गया सिंपल एक पीएच पेपर, ठीक है। पीएच पेपर। और तुम्हारी ना एनसीईआरटी बुक में ना एक ऐसा बड़ा सा एक वो बना रखा होगा, ऐसे एक टेबल बना रखी होगी। इसमें ना टोटल 14 डिवीजन होंगे, ठीक है। टोटल 14 डिवीजन होंगे, मैं तो ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल 14 डिवीजन होंगे। बीच में 7 होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे होता है 14, 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। और हर डिवीजन का ना, जैसे 14 डिवीजन टोटल, और हर 14 डिवीजन में ना अलग अलग कलर होगा, हर का अलग अलग कलर होगा। जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। 7 होता है न्यूट्रल। जो 7 से छोटे हैं ये आएंगे एसिड के लिए, ये होते हैं एसिड्स के लिए, ठीक है। और इससे बड़े जितने भी हैं वो होते हैं बेस के लिए। तो ये पीएच पेपर दिया जाता है तुमको, और तुमको एक सोल्यूशन दे देंगे, और बोलेंगे इस पीएच पेपर को डिप करो, और पीएच पेपर पे जो कलर आएगा ना उसको इनसे मैच करो। मैच करने के बाद जिस जो मतलब जो कलर मैच हो रहा है, अगर जैसे कि 7 के इस तरफ के जिससे मैच हो गया तो वो बेस है। और वो बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? जैसे कि 14 इसमें बेस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे 8 आया तो बी की बेस है, 14 आ गया, 14 से कलर मैच हो गया तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। और ऐसे ही अगर एसिड के 7 की तरफ से किसी कलर में से आ गया तो इसमें भी कैसे पता लगेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अगर 6 आया तो वीक है, 0 आया तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये होगी हमारी यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर है वो है ऑल फैक्टर इंडिकेटर। इसके एग्जांपल है वैनिला एसिड और ओनियन,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ना कोई कलर चेंज होता है ना कुछ और चेंज होता है, इसमें क्या होता है, चेंज होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज होता है। अभी ये यूज़फुल है ब्लाइंड, जो ब्लाइंड होते हैं उनके लिए यूज़फुल है ये, क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, बाकी चीज़ों में तो भाई देख के पता लगाना है ना। और इसमें क्या होता है स्मेल, अब वो स्मेल तो कर ही सकते हैं, सूंघ तो सकती है ना, तो ये उनके लिए मतलब ज़्यादा यूज़फुल रहता है ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे ओनियन का पेस्ट बनाया हमने, उसके अंदर हमने एसिड को मिक्स किया और बेस को मिक्स किया, तो जो नॉर्मल ओनियन का जो स्मेल है वो तुम्हें सबको पता है, लेकिन एसिड में वो अलग हो जाएगा, फिर बेस में अलग हो जाएगा, इससे हमें पता लगा लेंगे कि वो एसिड है बेस है। ठीक है। अब मैंने 4 तरह के तुम्हें इंडिकेटर्स बताए हैं, इसमें सबसे यूज़फुल जो है ना, मतलब जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्योंकि ये तुम्हें एक तो एसिड या बेस बता ही रहा है, उसके साथ साथ उनकी स्ट्रेंथ भी बता रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है वीक है। ठीक है। तो ये बात होगी इंडिकेटर्स की। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्शन, हम अब पढ़ेंगे हम रिएक्शन के बारे में। ठीक है। अब आता है रिएक्शन विद, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो पहला रिएक्शन है वो है एसिड या बेस, दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है। उसको हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल से। एसिड या बेस दोनों में से कुछ भी ले लो और उसको रिएक्ट करवाओ मेटल से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस H2। ठीक है। और H2 गैस की फॉर्म में मिलेगा हमें। ठीक है। अब जैसे जैसे हम एसिड ले लेते हैं, ठीक है, एक HCl, ठीक है, प्लस मेटल, मेटल क्या लोगे, Na ले लो। ठीक है। इसको हमने रिएक्ट करवाया, अब हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि एसिड या बेस को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस H2। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या होता है, एसिड और बेस को हम डायरेक्ट रिएक्ट करवाते हैं और हमें क्या मिलता है इसमें, सॉल्ट प्लस, अब H2 नहीं मिलेगा खाली, अब मिलेगा H2O। ठीक है। अब एसिड में ले लो तुम HCl प्लस बेस में ले लो NaOH। ठीक है। NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, दोनों को रिएक्ट करवाया क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट। अगेन सॉल्ट हमें मिलेगा NaCl, ठीक है, क्योंकि NaCl प्लस H2O। ठीक है। ये हो गया। और इस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो ये चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है। तो जो हमने पीछे भी एसिड और बेस को रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला था, हमें मिला था सॉल्ट प्लस वाटर, तो इसमें भी हमें वही मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम। और ये जो हमने पीछे से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जितने भी रिएक्शन किए ना, ये सारे एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हैं। तो अब नेक्स्ट है वो है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये भी मेटल ऑक्साइड है। ठीक है। मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड, दो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। अब जैसे मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल ले लो तुम, Na2CO3। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का ले लो NaHCO3। ठीक है। ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। इनको आपस में रिएक्ट करेंगे क्या मिलेगा हमें, वही मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O। तो अब जैसे कि हमने देखा इसमें कार्बन एक्स्ट्रा है, हाइड्रोकार्बोनेट होगा ना, जैसे कार्बन एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे CO2 और रिलीज हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अब जो नेक्स्ट है वो है बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अब हमने पढ़ा था जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो उसका ऑपोजिट नॉन मेटल ऑक्साइड का होंगे एसिडिक इन नेचर होंगे। ठीक है। अब हम बेस को एसिड से रिएक्ट कराएं, एसिड को बेस से रिएक्ट कराएं, मिलना में सॉल्ट ही है, सॉल्ट प्लस H2O। ठीक है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है। अब एसिड और बेस क्या, एसिड और बेस या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं या फिर डाइल्यूट हो सकते हैं। ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है, एकदम उनकी प्योर फॉर्म, एकदम प्योर फॉर्म मतलब जैसे कि अब मैं मिल्क वाले के उससे तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे दूध वाला है भाई, तुम्हारी आंखों के सामने दूध निकाल के दे रहा है बिल्कुल प्योर, वो है कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क। ठीक है, क्योंकि वो एकदम प्योर है। और अगर तुम उसके अंदर पानी मिला दोगे तो वो डाइल्यूट हो गया, तो वो थोड़ा
कम प्योर होगा इसके मुकाबले, ठीक है। वो थोड़ा ज़्यादा उसके अंदर पानी है तो मतलब प्योर नहीं है, मतलब वो प्रॉपर प्योर नहीं है, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस या तो कंसनट्रेटेड हो सकते हैं, डाइल्यूट हो सकते हैं। अब इसे तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि जैसे मिल्क वाला है, तुम्हारे आंखों के सामने दूध निकाल के दे रहा है, तो वो प्योर दूध है, तो वो प्योर दूध को हम कंसनट्रेटेड बोलते हैं। और अगर उसको तुम उसके अंदर पानी मिला दो तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। एसिड एसिड के अंदर क्या होता है कि जो प्योर एसिड होता है ना, बिल्कुल प्योर, वो कंसनट्रेटेड माना जाता है, और जो उसके अंदर थोड़ा सा हम वैसे पानी वगैरह मिला देते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि इसमें डाइल्यूट में आयन की जो कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है, और जो कंसनट्रेटेड होते हैं उसमें आयन ज़्यादा होते हैं। अब हम किसी भी एसिड या बेस को हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? हमें एसिड या बेस में डायरेक्ट वाटर नहीं मिलाना, हमें क्या करना है, वाटर में एसिड मिलाना है या बेस मिलाना है, ठीक है। और वो भी हल्का हल्का, मतलब किसी न किसी चीज़ से उसको थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना है, ताकि मतलब वो फ्लैश आउट ना हो जाए और तुम्हें हार्म ना कर दे, ठीक है। और अब आता है कि मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग और वीक हम कैसे पता लगाएंगे? हम एसिड या बेस को स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता कर सकते हैं? हमने पढ़ा था ना पीएच पेपर। अब तुम पीएच पेपर लो, उसको डिप करो और मैच करो भाई टेबल पे। भाई अगर ज़्यादा मतलब जीरो आ रहा है तो भाई जीरो के करीब आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर 14 के आसपास आ रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। यही तो हो गया, हमने एसिड और बेस के बारे में बात की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में। अब कॉमन सॉल्ट में NaCl आता है, जो तुम घर में यूज़ करते हो, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? CaO Cl2। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और ये अगर स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो यार इग्नोर करना। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो अब इसका प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को? इसका रिएक्शन है CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम एक्सेस ऑफ Cl2 के प्रेजेंस में अगर हम इसको पास करवाते हैं तो CaO बनता है और H2O बनता है, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या हैं? CaO Cl2 के यूजेस क्या हैं? ये यूज़ होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, या फिर डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, मतलब जैसे खराब पानी को साफ़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या मतलब NaHCO3 लिखते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसको प्रिपरेशन, इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, इसका प्रिपरेशन रिएक्शन देखते हैं। NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? NaHCO3, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या है? ये बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। अब जो बेकिंग सोडा है ना, ये NaCO3, इसको अगर किसी भी एडिबल एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बेकिंग पाउडर बनाएगा, ठीक है। और इसको हम खाना वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्लफी वगैरह बनाने के लिए खाने को। और ये एंटासिड होता है। एंटासिड मतलब एसिडिटी वगैरह कम करने के लिए यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया बेकिंग सोडा। अब जो नेक्स्ट सॉल्ट है वो है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा में क्या होता है? इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट नहीं बोलेंगे इसको हम डायरेक्टली, क्योंकि इसके पास जो 10 क्रिस्टल्स हैं हाइड्रोजन के, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका जो नाम है वो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, और इसका जो कॉमन नेम है वो वॉशिंग सोडा है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस पढ़ते हैं। यूजेस, ठीक है। अब यूजेस में क्या आता है? ये क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हम इसको, क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। इसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ यूजेस में क्या आता है? इसको हम क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं हाउस होल्ड वर्क में, या फिर परमानेंट वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लीनिंग लिखा है, ठीक है। अगर तुम्हें मतलब रिफ्लेक्शन पढ़ते हो तो क्लीनिंग लिखा है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पीओपी। पीओपी मतलब
प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, इसको हम कैल्शियम सल्फेट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैल्शियम, इसको फुल फॉर्म मतलब इसको पूरा बोलेंगे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि इसके पास आधा H2 है ना, तो हेमीहाइड्रेट। अब तुम पूछोगे भाई ये आधा कैसे ऑक्सीजन है? अब ऑक्सीजन आधा तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी इसका प्रिपरेशन बताता हूँ, उसमें समझ आ जाएगा। अब ये जो होता है ना, ये जिप्सन होता है, जिप्सन। ठीक है, इसको हम हीट करते हैं तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है। ठीक है, अब ये हाफ कैसे, हाफ नहीं है ये। ठीक है, अगर तुम इसको बैलेंस वगैरह करोगे ना, जैसे ये दो होते हैं, ये दो CSO4 डॉट हाफ H2 होते हैं, क्योंकि ये दो मिलकर ना एक को शेयर कर देते हैं। अब ये दो को अगर तुम इसके मल्टीप्लाई करोगे इसके क्या क्या एक आ गया ना, तो ये दो CSO4 एक हाइड्रोजन को शेयर करते हैं, तो एक के पास तो आधे है ना, तो इस हिसाब से इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसके यूजेस, अब यूजेस में आता है इसके, इसको सपोर्ट टू फ्रैक्चर बोन होते हैं ना, जो हड्डियाँ जैसे टूट जाते हैं तो फ्रैक्चर में यूज़ होता है, या फिर यूज़ टू मेक्स टॉयज़ वगैरह बनाने में भी काम आता है। ठीक है, तो बस चैप्टर में ही था। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।